हमारे देश का थ्रेट परसेप्शन क्या है? हम अपने आप को, अपनी पीठ को थपथपाते रह जाएंगे। भारत के संबंध पाकिस्तान से कभी नॉर्मल नहीं हो सकते हैं, और ना ही चाइना के साथ। अब बांग्लादेश ने फेंसिंग हमारी बनने से क्यों रोकी है? कोई ना कोई मकसद है। बिल्कुल। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए राजेश जी, आपके व्यूअर्स को, बिकॉज बहुत कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपके पूरे 7 स्टेट्स अफेक्टेड हो गए, 7 सिस्टर्स। जो जी। आपकी नॉर्थ ईस्ट है, आज आपकी नॉर्थ ईस्ट इज योर थर्ड फ्रंट। लग जाएंगे आराम से। दुश्मन वेट नहीं करने वाला आपके लिए। जहां पे आज हमारी, एक टाइम पे जब मैं फौज में था 5 साल पहले, हमारी फौज 14 लाख की थी। जी आज हमारी फौज 11 लाख की है। आपका बेसिस क्या है इस फौज को कम करने का, जब आपकी थ्रेट बढ़ रही है? सर, जय हिंद। मेजर जनरल राजेंद्र कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर आपने इनवाइटिंग मी समय ओवर योर निकाला चैनल। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे लिए। शुक्रिया दिल से उसका। थैंक सर, मैं बड़े एक अहम इशू पर बात करनी थी, क्योंकि 2 से 3 घटनाक्रम मैं देख रहा हूँ। हाल ही में हमने देखा कि चीन लगातार पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी की मदद कर रहा है, आर्मी की मदद कर रहा है। उसी बीच हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के कुछ टॉप जनरल्स वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, जनरल मुनीर के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो मुझे वो सीडीएस रावत सर का बयान आ जाता है कि भाई आपको तो 2.5 फ्रंट के लिए तैयार रहना है। लेकिन अब जो सिनेरियो बदल रहा है, मुझे लगता है कि 3.5 के बारे में भारत को सोचना चाहिए। सोचने की बजाय अब तैयारियां तेजी से करनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे पड़ोस में हलचल है, वो कहीं ना कहीं कुछ तो खतरे का आभास दे रही है सर। यू जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा अपने चैनल पर रेज किया है, और आपके व्यूअर्स को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश का थ्रेट परसेप्शन क्या है। हम अपने आप को, अपनी पीठ को थपथपाते रह जाएंगे, और हम बोलेंगे हमसे अच्छा कोई नहीं। वो शम्मी कपूर का गाना याद आ जाता है कि तुमसे अच्छा कोई नहीं। तो बट वो रियलिटी नहीं। जी देशवासियों को रियलिटी बताना बहुत जरूरी है कि आज हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, और नेक्स्ट क्या हम उस चुनौती के लिए तैयार हैं? और अगर कोई कमी है हमारी तैयारी में, तो हम क्या कर रहे हैं उस कमियों को दूर करने के लिए। 3 मुद्दे अगर आपके प्रोग्राम में क्लियर हो जाएंगे, जी और एक क्लैरिटी में अगर कोशिश करूंगा देने के लिए, तो शायद हम कामयाब रहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले है, भारत को कहां से चुनौतियां आ रही, एक थ्रेट परसेप्शन, एक सिनेरियो बिल्डिंग करने की हमको जरूरत है। और वो सिनेरियो है, पाकिस्तान चाइना तो है ही। जी वो तो पेरिनियल है, मींस हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन, और आपके आने वाले की जनरेशन, और उसके आने वाले की जनरेशन, इस रियलिटी में उनको जीना पड़ेगा कि भारत के संबंध पाकिस्तान से कभी नॉर्मल नहीं हो सकते हैं, और ना ही चाइना के साथ। जी तो अगर हम इस चीज को मान के चलेंगे, और अगर हम अपनी फौजों को कंपेयर करेंगे दोनों की फौजों से, तो फिर हमको एक रियलिटी चेक हमारे सामने आए। जी अब चाइना और पाकिस्तान के अलावा और क्या चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, और मैं ये बोल रहा हूं आ रही हैं, बिल्कुल क्योंकि सर। आज के डेट में हमने इनको चुनौतियों में स्वीकार नहीं किए, और हम सोचते थे कि ये एक फ्रेंडली देश है, जी जी और
और वहां पे फेंसिंग अभी मैं बांग्लादेश का जिक्र करूंगा। जी, जी। अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट आई है कि बांग्लादेश की जो फौज है उसने हमारे बीएसएफ को फेंसिंग लगाने से रोक दिया एग्री। और बोला है कि आप इस एरिया में फेंसिंग नहीं लगा सकते। हमारी कोई एग्रीमेंट है भारत के साथ जिसमें हमने फैसला किया था कि इस एरिया में फेंसिंग नहीं लगी। और एक देश को दूसरे देश की फेंसिंग रोकने में क्या एडवांटेज मिल रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब बांग्लादेश ने फेंसिंग हमारी बनने से क्यों रोकी है? कोई ना कोई मकसद है, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मकसद है जो आईएसआई की एक्टिविटीज की इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमको मिल रही है। और एक चिटागोंग का एरिया अगर आपने देखा है, अगर आप उस एरिया में अगर आप अपनी हिस्ट्री को भी लेके जाए, वहां पे हमेशा टेररिस्ट कैंप्स रहे हैं जो भारत के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करते थे। और रोहिंग्यास जो है उस तरफ, वो आप जानते हैं कि इतने सारे लाखों में रोहिंग्यास रेफ्यूजीज हमारे भारत में आ चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके पास आधार कार्ड भी है। अगर आप ये उनको निकालेंगे वो तो बोलेंगे आप आपने हमको आधार कार्ड दे रखे। बिल्कुल सर। हमारे पॉलिटिशियंस ने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। तो दिल्ली में अगर आप जाए तो आपको ऐसी ऐसी बस्ती मिलेंगी जहां पे बांग्लादेशी ही रहते हैं। जी। और जितनी भी डोमेस्टिक हेल्प है या इस टाइप की जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है, वो ये बांग्लादेशी कर रहे हैं। और नेता लोग उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री वाटर देते हैं और इलेक्शन वो जीतते हैं। तो कब ये भारत जागेगा? देखिए, आप और मैं आज इस चैनल में एक मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं। देशवासियों को डिसाइड करना है कि ये एक मुद्दा है या मुद्दा है ही नहीं। बिल्कुल सर। तो लेट अस अंडरस्टैंड। आज आज आईएसआई के फुटप्रिंट्स बंदरबान डिस्ट्रिक्ट में चिटागोंग डिवीजन में पाए जा रहे हैं। और इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप ब्राह्मण बारिया डिस्ट्रिक्ट जो त्रिपुरा में ओके। बॉर्डर पे आता है, इसको वहां पे आईएसआई अपना पनपना शुरू कर रहा है। और खादिम नगर नेशनल पार्क जो आपका सिलेक्ट में है, वहां पे भी जो बिल्कुल मेघालय के बॉर्डर में है। बिकॉज आपके तीन बॉर्डर हैं बांग्लादेश से, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। त्रिपुरा। और आपने त्रिपुरा और मेघालय में देख लिया कि वहां पे ऑलरेडी आईएसआई पहुंच चुका है। तो आपको एक और नया थ्रेट आपके सामने आ चुका है। दूसरा, ये कोशिश कर रहे हैं रेफ्यूजीज को अंदर भारत के भेजने के लिए। उस रेफ्यूजी के अंदर ये अपने टेररिस्ट को छुपाएंगे जी। और वो आके आपके चिकन नेक एरिया में, आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बांग्लादेश हो गया आपका तीसरा फ्रंट। जी। ओके। और छोटे मोटे फ्रंट की अगर बात करें, अब हम एक थ्री फ्रंट वॉर की बात करें। कल अगर चाइना के साथ लड़ाई आपकी छिड़ती है तो आपका चाइना बॉर्डर एक्टिवेट होगा, पाकिस्तान बॉर्डर एक्टिवेट होगा, बांग्लादेश बॉर्डर एक्टिवेट होगा। भूटान में डोकलाम के एरिया में चाइना ने अपना कब्जा कर लिया, वहां जी। पे गांव बसा लिए हैं। और वहां से आपको थ्रेट, आपको आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर का थ्रेट मिले। और अगर आप इसको अपने व्यूअर्स को अगर इसको मैप के साथ बिल्कुल। समझाएंगे जी। तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये पूरा घेरा। इसको घेरा बुलाता हूं क्योंकि भारत को घेरा जा रहा है। और मणिपुर की प्रॉब्लम अगर जी, जी। मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, और मैं जानबूझ के लेके आना चाहता हूँ बिकॉज मणिपुर की प्रॉब्लम म्यांमार बॉर्डर की तरफ से है। और म्यांमार पूरे बॉर्डर में जो
आपका चिन कुकी का एरिया है, और वहां पे चिन नेशनल फ्रंट है, जो आपका जो ये मणिपुर का जो 398 किलोमीटर का बॉर्डर है, मिजोरम का 510 किलोमीटर का बॉर्डर है, नागालैंड का 215 किलोमीटर का, और अरुणाचल का 520, टोटल 1643 किलोमीटर। अगर आप इस बॉर्डर में डिस्टरबेंस पैदा करेंगे तो आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट के आपके 4 स्टेट्स अफेक्ट होते हैं। और अगर आप इसको मेघालय में जोड़ लीजिए, त्रिपुरा में जोड़ लीजिए, और वेस्ट बंगाल में, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए राजेश जी, आपके व्यूअर्स को, बिकॉज बहुत कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपके पूरे 7 स्टेट्स अफेक्टेड हो गए, 7 सिस्टर्स जो आपकी नॉर्थ ईस्ट है। आज आपकी नॉर्थ ईस्ट इज योर थर्ड फ्रंट। बांग्लादेश को अभी मैं अलग करता हूं, और अभी मैं नॉर्थ ईस्ट को थर्ड फ्रंट बुलाता हूं। और मेरा आर्टिकल अगर आप इसको पढ़ेंगे इकोनॉमिक टाइम्स में, तो ये इसका जो पिछले हफ्ते ही पब्लिश हुआ है। मैंने कोशिश करी है इस चीज के अवेयरनेस लोगों को देने के लिए कि आपका थर्ड फ्रंट आपका नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट को प्लीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप इसको संभालिए। आज मणिपुर में आग लगी है, कल आपके मिजोरम में लगेगी, नागालैंड में लगेगी, और ये फैलती जाएगी। तो अगर हम इस आग को नहीं रोकेंगे अभी, ये बाद में हमारे लिए अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बनेगी। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पेसिमिस्टिक। इसको मैं आपको एक डिप्रेसिंग पिक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक रियलिटी दे रहा हूं। और इस रियलिटी को अगर आप समझ पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में आपने इस एरिया को क्यों नहीं डेवलप किया अभी तक, तो बॉर्डर तक रोड्स नहीं है। और अगर तो पहले तो बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री वॉल ही नहीं है। 1643 किलोमीटर की आपकी बाउंड्री वॉल ही गायब है, बिकॉज वो कभी बनी ही नहीं। जी। और अब अगर आप बोलते हैं कि बाउंड्री वॉल या फेंसिंग लगाएंगे, आपको 10 से 15 साल लग जाएंगे आराम से। दुश्मन वेट नहीं करने वाला आपके लिए, आपकी फेंसिंग के लिए वेट नहीं करने वाला। वो आपको पहले ही, जहां पे दुश्मन आपकी वीकनेस को देखेगा, आपकी कमजोरी को देखेगा, आप कोई भी लड़ाई को देख लीजिए, जहां पे इजराइल की कमजोरी थी, 7 अक्टूबर को हमास ने अंदर घुस आए, क्योंकि हमास ऑब्जर्व कर रहे थे यहाँ पे बॉर्डर मैनेजमेंट वीक है, और यहाँ पे ट्रूप्स नहीं है, खाली सेंसर लगा रखे हैं। उन लोगों ने उन सेंसर्स को डीएक्टिवेट किया और अंदर घुस आए। वो आपकी वीकनेस ऑब्जर्व कर रहे थे। भारत की वीकनेस मणिपुर आपके सामने आ रही है, और अगर आप इसको अभी नहीं कंट्रोल करोगे तो कब करोगे? एग्री सर। तो इसीलिए मैं एक 3 फ्रंट का मैं आपके सामने एक थ्रेट परसेप्शन, और इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दैट आर वी प्रिपेयर्ड। बिल्कुल वही क्वेश्चन है सर। और कब तक वो क्या 3 से 4 साल 5 साल? मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। आप अग्निवीर को ले आते हैं, फौज को कम कर रहे हैं आप, जहां पे आज हमारी एक टाइम पे, जब मैं फौज में था 5 साल पहले, हमारी फौज 14 लाख की थी जी। आज हमारी फौज 11 लाख की है, बिकॉज 2 साल आपने रिक्रूटमेंट बंद कर दी, और रिक्रूटमेंट से 2-2.5 लाख आपके जवान कम हो गए। तो आज आपकी 11 लाख हो, और अग्निवीर के बाद आपकी फौज 10 लाख से कम होने वाली। आर वी प्रिपेयर्ड? आई मीन, मुझे अफसोस होता है ये चीजें इसको बोलने के लिए, क्योंकि हमारी बातें कोई सुनने वाला नहीं। और आज मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, कल आप देखेंगे, ये आपको सच्चाई मिलेगी। तो फौज को आप कम कर रहे हैं, आपकी आपकी थ्रेट्स बढ़ रही हैं। बांग्लादेश आपकी थ्रेट नहीं थी, आज बांग्लादेश आपकी थ्रेट है। तो आपका बेसिस क्या है इस फौज को कम करने का, जब आपकी थ्रेट बढ़ रही है? माय
कोई भी मुझे आंसर कर दे, इंडियन आर्मी में जो अभी सर्विंग है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मैं चैलेंज करता हूं, मुझे एक ओपन डिबेट में लेके आए एंड कन्विंस मी कि जो मैं बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। तो इसीलिए आई थिंक मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मैंने अपना पॉइंट आपके सामने रख दिया है। बाकी आपके व्यूअर्स आपके डिसाइड करेंगे कि हमारी हमारे देश को किस दिशा में चलना चाहिए। बाहर के लोग अंदर आ जाएंगे, आप हॉस्पिटल्स बना लो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, आप हाईवे बना लो, आप पैसे इनके लिए अपना खर्च कर लो, अपनी फौज को पैसे नहीं दोगे तो आपकी देश की इसको सुरक्षा कौन करेगा? और अंदर अगर ये विद्रोही आ जाएंगे, टेररिस्ट आ जाएंगे, और अगर आप उनको रोक नहीं पाएंगे तो आप अपनी फौज को दोष मत देना। बिकॉज फौज की ये क्षमता आपने तय करनी है, गवर्नमेंट ने तय करनी है। और अगर अपनी फौज को आप मजबूत नहीं करेंगे तो आपके साथ एक सिक्योरिटी और सेफ्टी हमारे देश में नहीं आपको मिलेगी। नहीं हो पाएगी सर। बस बहुत अहम बातें आपने कही हैं। बस लास्ट में एक पॉइंट इतना जोड़ना चाहता हूं कि व्यूअर्स तय करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आने वाला वक्त भी ये तय करेगा कि कुछ आवाजें थी ऐसी जिस वक्त तमाम आवाजें कह रही थी कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, दुनिया में हमारा परचम लहरा रहा है, बहुत अच्छा हमारा दुनिया में डंका हमारा बज रहा है। उस वक्त कुछ आवाजें थी जो चिंता जाहिर कर रही थी हमारे अगल बगल में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आप जी राजेश जी, एक पॉइंट लास्ट में मैं इस कंक्लूड करूंगा। जी हमारी ड्यूटी है बिल्कुल सर। ये चिंताएं जाहिर करने की। गवर्नमेंट बेशक अच्छा काम कर रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंप्रूव हुई है, हमारे काफी क्षेत्र में इंप्रूवमेंट आया, बट एट द सेम टाइम लेट अस नॉट पैट आवर ओन बैक। ये जो चीजें आपके सामने मैंने रखी हैं आपके चैनल में, हमको इसके लिए अपने देश को मजबूत करना है, और इसीलिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनानी है, और अपनी फौज की तरफ आपने ध्यान अपना देना। तवज्जो देना है। बिल्कुल सर। हमारे जवानों का मोराल आपने बड़ा करना है। आपने 8th पे कमीशन को लेके आना है, कुछ सैलरीज बढ़ानी है, क्योंकि फौज में कुछ ज्यादा नहीं मांगता आज। बिल्कुल सर। फौज में मैं तो जानता हूं, मैं तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हूँ। इस यू नो मैंने जब इस विजय दिवस के दिन जब मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था, मैंने बोला आप में से कितने फौज में ज्वाइन करते हैं, तो उसमें 2 हाथ खड़े हुए थे। ओके। दिस इज अ रियलिटी चेक। और एयर कंडीशन के रूम में इसको बैठे साउथ ब्लॉक में रियलिटी चेक नहीं मिलेगा आपको। जी तो बाहर आइए, ये अपने यूथ से बात कीजिए, अपने स्टूडेंट से बात कीजिए। 65% of your country is less than 35 years. Talk to your youth what they want. They don't want to go to the army. And why should they go? Because you don't give enough to a soldier. बिल्कुल सर। बिल्कुल। So you must understand कि अगर आपने अपने देश की फौज को एक एक ऐसे परचम में लेके आना है, तो आपने उनको पूरे देश की नंबर 1 सर्विस आपको बनाना पड़ेगा। आईएएस को भूल जाइए, आईपीएस को भूल जाइए, फौज को आगे लेके आइए। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, आपका यूथ इसको फौज में नहीं आने। नहीं आएगा। और मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जिस वक्त सेना के अंदर ही 2 प्रकार के सैनिक हैं, तो ये उम्मीद करना फिलहाल बहुत बेईमानी है कि सब बहुत अच्छा हो रहा है। और कई लोगों की नाराजगी है, कई सर्विंग जो जवान हैं उनकी बहुत नाराजगी है सर, कि बहुत बुरा उनको भी लगता है। 2-3 पॉइंट में लास्ट में जोड़ दूं, चाहे उनको इस वक्त ब्रेक जर्नी हो, उनकी छुट्टी हो, चाहे उनकी लीव हो, या उनकी पे स्केल, सबको लेकर उनकी एक नाराजगी है। लेकिन चलिए, उम्मीद है सर आपकी बातें, हमारी बातें एक दिन उन कानों तक पहुंचेंगी जिन कानों को ये बात सुननी चाहिए। लेकिन आपने इतना वक्त दिया और इतनी बारीकी से समझाया। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू।
Jai Rajesh ji, and a happy Army Day to you and to all your viewers. Thank you, sir. Jain, sir. Thank you.